बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इस्लाम सबक नंबर 28 बरतानवी ओहदे हुकूमत। अज़ीज़ तुलबा, इससे कबल हमने बर्र सग़ीर में हुक्मरानों के हवाले से ख़ास तौर पर जो सलातीन गुज़रे, फ़ातहीन गुज़रे, उनके हवाले से हमने मुताला किया। आज का जो दर्स होगा हमारा वो होगा बरतानवी ओहदे हुकूमत से। गोया बरतानिया बर्र सग़ीर में क्या लेने आया और उसके बाद उसने यहाँ पर आकर किस तरह बर्र सग़ीर को यरगमाल बनाए रखा। उसके बाद अपनी एक ईस्ट कंपनी के तवस्सुल से उसने यहाँ पर अपने पाँव जमाए और फिर तमाम मुसलमानों को और हिंदुओं को भी, शुरू में हिंदुओं को भी, बाद में हिंदुओं के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हो गए थे, ख़ुसूसन मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश की गई। बरतानी राज की अगर आप तारीख़ की बात करते हैं तो इसकी तारीख़ से मुराद गोया बर्र सग़ीर पाको हिंद में 1757 और 1947 के दरमियान बरतानी हुक्मरानों का दौर है। गोया ये 1757 से स्टार्ट होता है और उसके बाद 1947, बल्कि इनका जो आखिरी मुआहदा हुआ था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ और गांधी के साथ, वो 48 तक का हुआ था। लेकिन यहाँ पर फिर तहरीकें जो उस वक़्त चल रही थी उनमें इतनी तेज़ी आ गई कि इन्हें फिर 1947 को भागना पड़ा यहाँ से अंग्रेज़ों को। अलगर्ज़ ये बरतानी राज की तारीख़ है जिसमें 1757 से इन्होंने एक शख्स ये काम शुरू किया, उसके बाद बाकायदा अपनी कंपनी भेजी और फिर 47 तक ये वहाँ पर रहे। लेकिन 47 में अगर आप देखें ना, 46-47 वाला जो साल है ये इनके लिए बिल्कुल आखिरी सांसें थी, इसमें इनका वो ज़ोर नहीं रह गया था। ये निज़ाम हुकूमत तकरीबन 1857 में इस वक्त मुतारिफ़ करवाया गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी बरतानवी राज या मलका विक्टोरिया के हवाले की गई। गोया 1857 के बाद स्टार्ट होता है बरतानवी राज। उससे पहले जो है वो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है ये मैं आपको इसकी तारीख़ बताऊंगा कि बादशाह आलमगीर के दौर में अगर आप देखें तो एक अंग्रेज़ आता है और बादशाह बड़ा बीमार था। अब जब वो अंग्रेज़ आया तो उसने आकर बादशाह को दवाई दी और वो ठीक हो गया। बड़े बड़े तबीबों से दवाई ली लेकिन अफाका नहीं हुआ, तो वो डॉक्टर आया, उसने देखा और चेकअप किया और दवाई दे दी। बादशाह ठीक हो गया। उसने खुशी में आकर कहा कि बताएं आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम ताजिर लोग हैं, बरतानिया से आते हैं तिजारत के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं। इनको फिर एक महल दिया गया। वो एक कोठी थी बहुत बड़ी जो कि महल्ले में थी। उसके बाद ये वहाँ पर रहे जिसको बाद में फ़रंगी महल के नाम से मशहूर किया गया उस हवेली को। इस तरह वो दाखिल हुए और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंपनी के नाम पर जो 1757 में कंपनी को यहाँ पर मुतारिफ़ करवाया और उसके थ्रू फिर इन्होंने अपने बाकी काम किए। इसे 18वीं ईस्वी में हिंदुस्तान की महारानी या हिंदुस्तान की महारानी करार दिया गया। गोया ये विक्टोरिया जो है ये सब कुछ हैंडल कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी की भेजी हुई थी, लेकिन चूँकि बज़ाहिर तो ये शो कर रही थी कि ये हमारी कंपनी नहीं है, लेकिन बाद में 1857 में इन्होंने बाकायदा इसको होल्ड लिया और ख़ुद बहैसियत मलका जो है इन्होंने राज किया बर्र सग़ीर के ऊपर। ये हुक्मरानी 1947 तक इनकी बरकरार रहती है, जबकि बर्र सग़ीर पाको हिंद बरतानवी सूबों को तकसीम करके दो तसल्लुत पैदा किए गए। गोया उन्होंने फिर इसमें तकसीम पैदा कर दी गई। 1947 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक लाइन खींच दी गई और यहीं पर इनका इख्तिताम हो जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़रा समझे। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे अंग्रेज़ी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है या लिखा जाता है, ये एक कंपनी तिजारत की कंपनी थी। जज़ाइर शर्क़ुल हिंद में कारोबारी मौक़े की तलाश के लिए तश्कील दिया गया एक तिजारती इदारा था, जिसका काम ये था कि उसने
बिज़नेस असल में तलाश कर रहा है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और थी। ये बिज़नेस जो है ना वो सिर्फ एक बहाना था। एक्चुअली बर्रे सगीर जो है ये बड़ा मालो माल था, हर लिहाज से बड़ा फरावानी थी यहाँ पर। तो ये हर लिहाज से इनकी कोशिश ये थी कि किसी न किसी दिन बर्रे सगीर की तिजारत के ऊपर कब्ज़ा किया जाए। तो उसकी शक्ल में, ईस्ट इंडिया की कंपनी की शक्ल में उन्होंने एक तिजारती वफ्द भेजा। ताहम बाद अज़ां इसने बर्रे सगीर में कारोबार के अलावा तख्त व ताज पर भी नज़रें मरकूज़ कर लीं। गोया ईस्ट इंडिया का काम सिर्फ तिजारत नहीं था, ईस्ट इंडिया का काम तिजारत के साथ साथ वहाँ की हुकूमत का भी तख्ता पलटना और ख़ुद हुकूमत करना। यही मैं आपको स्टार्ट में ऐड कर चुका हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत के लिए सिर्फ नहीं आई थी, इसका गर्ज ये था कि बर्रे सगीर को होल्ड करना है। और मलका विक्टोरिया ने ख़ुद ये बाकायदा भेजी और बाद में उसका फिर पूरा होल्ड संभाल लिया। यहाँ बरतानिया के कब्ज़े की राह हमवार की और 1857 की जंग आज़ादी तक हिंदुस्तान में कंपनी का राज था। गोया पहले बिहाइंड द सीन थे, बाद में फिर ये फ्रंट पर आ गया और उसके बाद हिंदुस्तान बराह रास्त ताज बरतानिया के ज़ेरे नगी आ गया। गोया बर्रे सगीर को और हिंदुस्तान यानी कि पाको हिंदुस्तान जब इकट्ठा थे, बर्रे सगीर जिसे सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है इंग्लिश में, 1757 से लेकर 1857 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू पहले तिजारत पे लाई, लोगों के दिलों में डाला कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं, हम आपको प्रॉफिट देंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद इन्होंने फिर बाकायदा तौर पर जब देखा कि हमारा होल्ड हो गया है, तिजारत पे भी हमारा होल्ड हो गया, बिज़नेस पे भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हमारे अंडर हैं, तो फिर इन्होंने क्या किया, बाकायदा तौर पर इस पर राज करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अरूज देखें अब बरतानी ईस्ट इंडिया कंपनी की को तकरीबन 1600 में मलका एलिज़ाबेथ अव्वल की बदौलत हिंदुस्तान में तिजारत का परवान मिला। गोया इससे पहले उसको इसकी किस्म की इजाज़त नहीं थी। तो ये काम 1600 से स्टार्ट होता है और मलका एलिज़ाबेथ अव्वल ने इसकी बाकायदा इजाज़त दी। अब चूँकि ये सारी की सारी चालबाजी बरतानिया की थी तो लिहाजा ये काम इन्हीं से स्टार्ट होता है। और 1613 में इसने सूरत के मकाम पर पहली कोठी कायम की और इस ज़माने में इसकी तिजारत ज़्यादातर जावा और स्माट्रा वग़ैरह से थी, जहाँ से मसाला जात बरामद करके यूरोप में भारी दर मवाद तक पहुँचाए जाते थे। गोया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे ज़्यादा या बेहतर जिसे हम कहते हैं कि कारोबार था वो मसाला जात का था, बादाम का था, अखरोट का था और ये दूसरे खुश मेवा जात जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दोनों गोया बर्रे सगीर की जो सरज़मीन है वो इतनी तवाना है, वो इतनी ज़रख़ेज़ है कि यहाँ पर हर वो चीज़ उगती है जो किसी दूसरे मुल्क में नहीं उगती। यहाँ पर ज़राअत के हवाले से कंपनियों को, किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा है। और फिर पाकिस्तानी मिसालें तो फिर हर जगह मशहूर हैं और वो हिंदुस्तान वाली साइड की हों तो फिर उनके तो क्या ही कहने। तो 1689 में यानी कि 99 में कंपनी ने इलाकाई तस्खीर भी शुरू कर दी, गोया हल्का हल्का कब्ज़ा ग्रुप भी शुरू कर दिया, जिसकी बाइस बिल आखिर हिंदुस्तान में बरतानवी ताकत को सरबुलंदी हासिल हुई। गोया अगर फिर वही बात करेंगे कि कंपनी ने सिर्फ तिजारत के घर से बर्रे सगीर में कदम नहीं रखा था, बल्कि कंपनी ने कब्ज़ा करने के लिए बर्रे सगीर के ऊपर अपना हाथ रखा और 1699 यानी कि आप समझ लें कि 1700 तक या 1690 तक इन्होंने हल्का हल्का काम शुरू कर दिया और 1757 में इन्होंने फुल अरूज हासिल कर लिया। और फिर 1857 में जंग आज़ादी के बाद इन्होंने तो फिर ब्रिटिश राज चल पड़ा ना फिर बाकायदा तौर पर। अभी इस इंडिया कंपनी का खात्मा देखें तो 1858 में ये कंपनी ख़त्म कर दी गई। और फिर वही बात कि दर हकीकत कंपनी इन्हीं की अपनी थी, इन्होंने बाकायदा सिर्फ एक शोशा छोड़ा हुआ था जिसका मकसद लूट मार था, जिसका मकसद वहाँ पे हर वो चीज़ थी जिसको यूरोप में भेजना था, यूरोप की मार्केट को, तिजारत को अप करना था, जबकि बर्रे सगीर की मंडी को, मार्केट को, आलमी मंडी को इनको ख़त्म करना था। और इसके तमाम इख्तियारात ताज बरतानिया ने अपने हाथ में ले लिए और जो कि पहले ही हाथ में थे, लेकिन चूँकि वो एक नाटक था, एक ढोंग था जिसको रचाया रखा था, जब वो आया हो गया कि दर हकीकत ईस्ट इंडिया कंपनी के मद में ये लोग यहाँ पर कब्ज़ा कर रहे हैं, हुकूमत जमाना चाह रहे हैं, तो वो आप देखें बाद में विक्टोरिया ने बाकायदा सामने आकर इसका कंट्रोल संभाला। अब डच ईस्ट कंपनी
इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी, मगर बरतानी ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा बड़ी साबित हुई। अब ये दूसरी कंपनी का एंटर होता है और ये तकरीबन 4787 बहरी जहाज़ इनके पास थे, जो कि तिजारत को, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए इन्होंने रखे हुए थे। जबकि बरतानवी जो ईस्ट कंपनी थी, इनके पास तकरीबन 2690 जहाज़ थे तिजारत की घर से, जो इन्होंने अपने पास रखे हुए थे। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली लिमिटेड कंपनी थी। इसके पास यानी कि इसके 125 शेयर होल्डर थे और ये 72,000 पाउंड की सरमायाकारी से इसने काम शुरू किया था। गोया ये 2-3 बड़ी बड़ी कंपनी हैं, लेकिन फिर वही बात कि इनका दर हकीकत काम क्या था। डच ईस्ट कंपनी हो या इंग्लिस्तान की कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, दर हकीकत जो बरतानवी है, ब्रिटिश है, उनका एक ही मकसद था कि किसी न किसी तरह बर्र सगीर से सोना निकाल लिया जाए। अब चूँकि ये बहादुर शाह ज़फ़र हों या मुग़लिया एम्परर हों, इनके दौर में बड़ी खुशहाली रही है। लोग आज तो इनको तस्लीम नहीं करते, लेकिन अगर आप हकीकत पढ़ें तो इनके दौर में बड़ी तरक्की रही है। लोगों के पास सोना होता था, चांदी होता था, हीरे जवाहरात होते थे, उनके कारोबार अच्छे थे, बहुत ज़बरदस्त माहौल था। लेकिन आज अगर आप देखें तो इन्होंने फिर किया क्या, वो सारी की सारी बादशाहों की इमलाक भी लूट ली। ब्रिटिश ने वो जो इमलाक थी बादशाहों की, वो भी सारी लूट ली, उन पे भी कब्ज़ा कर लिया। और बाद में उन्होंने बर्र सगीर को चूस के गन्ने की तरह वो फेंक दिया। आज लोग ये कहते हैं कि जी बादशाहों ने, मुग़लों ने काम ख़राब किया। तारीख़ पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे कि मुग़लों का तो कसूर ही नहीं है इतना। मुग़लों के दौर में तो बड़ी खुशहाली रही है, हर शख्स खुद मुख्तार था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फिर ब्रिटिश राज जब आता है तो इन्होंने तो तबाही मचा कर रख दी, एक नस्ल को पूरी जहालत बना कर रख दिया। और उस नस्ल से उन्होंने वो काम लिए, वो काम करवाए कि ग़ुलामी से भी अबतर एक चीज़ बन गई थी। बरतानी हुकूमत के मातहत जो इलाके आते थे उन पर तवज्जो करते हैं। बरतानी हुकूमत के मातहत इलाके जो थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल हैं, जबकि कभी कभार उर्दन यानी कि 1858 से और 1937 से ये अदन का भी जो एरिया है ये इनके अंडर आता है। और उसके बाद बर्मा है, ये तकरीबन 1858 से लेकर 1937 तक। फिर बालाई बर्मा वो 1886 से लेकर 1937 तक शामिल आते हैं, ये भी उसके अंदर है। फिर बरतानवी अर्ज़ शुमाल का अगर देखें वो 1884 से लेकर 1898 तक उनके तसल्लुत में आता है। सिंगापुर जो है वो 58 से लेकर 67 तक यानी कि 67 तक इनके अंडर आता है, जो कि ब्रिटिश राज के अंडर आता है, राज के। मशरिक़ वस्ता जंग अज़ीम अव्वल के बाद यानी कि फ़ौरन बरतानवी के ज़ेरे जो कब्ज़ा बैनुन नहरीन मौजूदा इराक़ जिसको कहा जाता है का इंतज़ाम भी हुकूमत ने संभाल लिया और हिंदी दफ्तर से हिंदुस्तान से इस दफ्तर को चलाना शुरू कर दिया। गोया ये अपनी मज़ीद जो है वो बाहें फैलाना शुरू कर दी इन्होंने। और ये वो इलाके मैंने ऊपर आपको गिनाए हैं, जिसमें बर्मा है, जिसमें सोमाल है, सिंगापुर है, जिसमें बर्मा का बालाई हिस्सा है, या मशरिक़ वस्ता है, ये तमाम वो इलाके हैं। पाकिस्तान, बांग्ला, ये यानी कि सब कॉन्टिनेंट वो इकट्ठा ही है, जिसमें बांग्लादेश भी है। ये तमाम के तमाम वो इलाके हैं जिस पर फिर बरतानिया आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत करता गया। अब सबसे बड़ा मसला इसके लिए खिलाफत उस्मानिया, इनके लिए अभी तक तो ये अपना राज चला रहे हैं, लेकिन इसके बाद इनके लिए सबसे बड़ा मसला बनेगा खिलाफत उस्मानिया। और आप ये देखिएगा उसका फिर उन्होंने तख्ता किस तरह पलटा है। गैर शामिल इलाके जो इसके ख़ित्ते में नहीं आते थे, वो जो दीगर ममालिक थे, तकरीबन 1802 में मुआहदा एम्बज़ हुआ के तहत बरतानिया के ज़ेर नगी आने वाले इलाकों सैलून, मौजूदा जो श्रीलंका है, बरतानिया की शाही नवाबादी था और बरतानी हिंद का हिस्सा शुमार नहीं होता था। उसके बाद नेपाल था, भूटान था, और ये दूसरी छोटी छोटी बादशाहतें थी जो कि बरतानवी के मुआहदे के तहत इनके अंडर नहीं आती थी। बाकायदा इन्होंने आज़ादी हासिल कर ली थी और 1861 के मुआहदे के नतीजे में सकम की रियासती ख़ुद मुख्तारी को भी तस्लीम कर लिया गया। उसके बाद जज़ायर मालदीव जो 1867 से लेकर 1965 तक बरतानिया के ज़ेर नगी और बरतानवी राज का हिस्सा शुमार नहीं होते थे। जबकि ये इसी तरह ही है कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान के साथ कश्मीर है, अगरचे ये पाकिस्तान जो है वो कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा तो है, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पर उनका अपना वज़ीर आज़म है, उनका अपना एक
बरतानवी राज का आगाज़ और इख्तिताम देखें तो हिंदुस्तान में बरतानवी राज का आगाज़ 1858 से या 57 में जंग आज़ादी हिंदी 1857 के बाद होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़्तिदार के ख़ात्मे और हिंदुस्तान के बराह रास्त ताज बरतानी की ज़ेर-ए-नगी आने से होता है। यानी कि इसकी जो इब्तिदा है बरतानी की वो 1857 से इसकी इब्तिदा होती है और इसका जो इख्तिताम है वो 1947 में आकर होता है। ये पाको हिंद की जब आपस में सेपरेशन हुई तो यहाँ पर फिर बरतानवी राज का भी इख्तिताम हो जाता है। अब भारत छोड़ एक तहरीक चलाई गई जिसमें अंग्रेज़ों ने 1942 में जंग के बाद की आज़ादी और तसल्लुत की हैसियत से बदले से एक आला सतह का क्रिप्स मिशन भेजा और कांग्रेस ने फौरी आज़ादी का मुतालबा किया और मिशन को नाकाम बना दिया। और इस भारत छोड़ो स्कीम में मुसलमान भी शामिल थे और हिंदुस्तान भी शामिल थे और उनका एक ही मकसद था कि इन अंग्रेज़ों को यहाँ से हमने भगाना है। इसके बाद गांधी ने बाकायदा अगस्त 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो की एक तहरीक चलाई जिससे मुतालबा किया था कि अंग्रेज़ों को फौरी तौर पर हिंदुस्तान से इनखला करें या मुल्क गिर सिविल नाफरमानी का वो सामना करें। सिविल नाफरमानी ज़ाहिर बात है, फिर जब कोई काम ही नहीं करेगा तो वो हुकूमत का क्या फ़ायदा होगा। अब ये तहरीक इतने बड़े पैमाने के ऊपर थी जिसमें तकरीबन 550 डाकखाने जला दिए गए, 250 रेलवे स्टेशन तबाह कर दिए गए, 70 पुलिस स्टेशनों को तबाह कर दिया गया और इसमें 85 दीगर सरकारी इमारतों को भी जलाकर नुकसान पहुंचाया गया। टेलीग्राफ की तारों को काटने की तकरीबन 2 से या 2500 मिसालें मौजूद हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने ख़राब कर दी, बड़े बड़े ओहदों से इस्तीफ़े दे दिए। एक ऐसा मुल्क बना के रख दिए कि जहाँ पर आप ख़ुद चाहेंगे कि मैं हुकूमत ना करूँ, क्योंकि वह है ही कुछ नहीं, आपके तसल्लुत में है ही कुछ नहीं, अंडर है ही कुछ नहीं, आपके कोई बंदा ही नहीं है आपके साथ काम करने को तैयार। तो ये वो तमाम चीज़ें थी कि जिसने ब्रिटिश लॉ को यहाँ से ख़त्म करने में मदद की। खुलासा सबक के अगर हवाले से देखें तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया, वो भी तिजारत की आड़ में। गोया वो असल में तिजारत नहीं करना चाह रहे थे, वो यहाँ पर हुकूमत करना चाह रहे थे, इसको खाना चाह रहे थे, जो उन्होंने किया। इनकी इब्तिदा बादशाह आलमगीर से होती है और इसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली पर इनकी इख्तिताम होती है। और ये मैं आपको वाक़या सुना चुका हूँ कि आलमगीर को एक डॉक्टर ने जो है वो दवा दी जिससे वो शिफा याब हुआ। उसने पूछा तुम क्या चाहते हो, तो फिर इसी तरह आगे चल के मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। अंग्रेज़ों ने हमेशा दूसरे ममालिक पर कब्ज़ा किया और महज अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील की, जिससे इंसानियत का कोई भला नहीं है। बर सगीर को अपने मफादात और जंगों के लिए इस्तेमाल किया। गोया जो भी जंग होती थी वो बर सगीर के खाते में डाल दी जाती थी कि आपने इसमें हमारा साथ देना है। और ज़ाहिर बात है जब आप साथ नहीं देंगे तो फिर ब्रिटिश लॉ जो है वो अपनी मनमानियाँ और मर्जियाँ करेगा। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा मुख्तसर सा अहदे बरतानवी का तारीख़ थी जिसमें हमने इनकी इब्तिदाई तारीख़ पढ़ी और इनकी इख्तितामी तारीख़ भी पढ़ी। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको कहा जाता है, उसका इब्तिदा कहाँ से होती है, किसने उसको हमारे पे तसल्लुत किया, उसके बाद उसका वक्त कितना रहा, ये सारी बातें हमने जानी। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलेंगे। आपने दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।